Hello everyone, welcome to part 61 of our MCQ discussion series. In this video, we'll start our new section of the syllabus, that is nutritional biochemistry. तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. Which of the following enzyme is unique to glyconeogenesis and is responsible for bypassing an irreversible glycolysis step? Option A, hexokinase. Option B, phosphofructokinase 1. Option C, pyruvate carboxylase. Option D, phosphophenol pyruvate carboxykinase. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेस. जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस एमसीक्यूज में, तो मैं उसका डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ. लेकिन ये जो बाईपासिंग का प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस रिक्वायर्स बाईपासिंग 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स ठीक है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है. मैं आपको बाद में ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखा दूंगा. मैंने एक्चुअली पहले भी दिखाया है ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो स्टेप्स है, उसको याद रखने का तरीका भी मैंने बोला था. आई थिंक जो बाईपास का 3 जो इरिवर्सिबल स्टेप होता है उसमें से एक स्टेप आपका पायरुवेट काइनेस का होता है. ये पायरुवेट काइनेस जो एंजाइम होता है ये एक्चुअली फॉस्फोफिनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करवाता है. फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आपका पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करवाता है. देन आपका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेस जो एंजाइम होता है ये ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोफेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करवाता है. देन ये फॉस्फोफेनोल पायरुवेट जो होता है ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. बाकी ये जो फॉस्फोफेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेस है ये यूनिक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में. बाकी पाथवेज में ये हमें कहीं भी नहीं मिलता है. तो ये सब एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस का कौन सा एंजाइम यूनिक होता है. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Which key regulatory enzyme of glycolysis is allosterically inhibited by ATP and stimulated by AMP, thereby responding to cell's energy state? Option A, hexokinase. Option B, phosphofructokinase 1. Option C, pyruvate kinase. Option D, glucogenase. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1. जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 होता है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है. ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में. अगर एटीपी का लेवल हाई होता है तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस का जो लेवल होता है उसको या फिर उसका जो एक्टिविटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है. और एएमपी का लेवल अगर हाई रहता है तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 का जो एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज कर देता है. इसमें कुछ अदर इफेक्टर्स भी होता है जैसे साइट्रेट इस को इनहिबिट करता है और आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो होता है ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. In context of fasting, which molecule provide the primary substrate for glyconeogenesis and to what metabolic process is this substrate generated? Option A, acetyl-coenzyme A from fatty acid oxidation. Option B, lactate from CoA circle. Option C, oxaloacetate from glycolysis. Then glucose 6-phosphate from glycogenolysis. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लैक्टेट फ्रॉम कोरिस सर्कल. जो कोरिस सर्कल से लैक्टेट जनरेट होता है वो एज ए प्राइमरी सबस्ट्रेट काम करता है इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस.
लैक्टेट जो होता है इट कन्वर्टेड टू पायरुवेट एंड डायरेक्टली फीड इनटू द ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दूसरा क्वेश्चन का डाल दिया गया था, तो सॉरी फॉर देट। मैं इसको करेक्शन करके टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, एक्चुअल जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसको। बाकी ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन ही था, शायद मैंने क्वेश्चन सेंस किया था, इसलिए ये अलग आ गया है एक्सप्लेनेशन। जो फास्टिंग प्रोसेस है, फास्टिंग प्रोसेस में एलानिन भी एक प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है जो सेलिस साइकिल में आपका जनरेट होता है। और जो एलानिन होता है, एलानिन इज ए glucogenic amino acid that provide carbon skeleton for the glycogenesis process in the liver. Aniline जो होता है, it is mainly produced from transamination of pyruvate in peripheral tissues like our muscles and smooth muscles tissues, mainly during our fasting or protein breakdown. बाकी जो काहेल सर्कल या फिर साइल सर्कल जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, उसमें जो एलानिन होता है, एलानिन इज ट्रांसपोर्टेड टू मसल टू द लिवर। इन द लिवर एलानिन अंडरगोज डीएमिनेशन टू प्रोड्यूस पायरुवेट व्हिच एंटर्स द ग्लाइकोनियोजेनेसिस पाथवे। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कोई भी MCQ वाला एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखते हैं चलिए। Which substrate is not a direct source of glyconeogenesis and why? Option A, lactate enters to Cori cycle. Alanine converted to pyruvate to transamination. Option C, glycerol enters glyconeogenesis via dihydroxyacetone phosphate. Option D, acetyl-CoA cannot be converted to glucose due to irreversible nature of pyruvate dehydrogenase. इसका ऑप्शन डी ही होगा। इसमें नॉट पूछा गया है, नॉट ए डायरेक्ट सोर्स। एसिटाइल-CoA जो होता है ये डायरेक्ट सोर्स नहीं होता है, क्योंकि एसिटाइल-CoA को आप डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो उल्टा नहीं हो सकता। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया है वो डायरेक्ट सोर्स होता है, लैक्टेट, आपका एलानिन और ग्लिसरॉल, ये तीनों डायरेक्ट सोर्स होता है। लैक्टेट जो होता है ये कोरी साइकिल से जनरेट होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। ग्लिसरॉल जो होता है वो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है to enter in the glyconeogenesis process. बाकी एमिनो एसिड जैसे एलानिन ट्रांसएमिनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें यह प्रोड्यूस होता है। 4th ऑप्शन का जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। नोट करने लायक पॉइंट ये है कि एसिटाइल-CoA का जो कार्बन्स होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which enzyme is responsible for conversion of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate in glyconeogenesis, and what regulates its activity? Option A, phosphofructokinase 1 stimulated by AMP. Option B, fructose 1,6-bisphosphate inhibited by fructose 2,6-bisphosphate. Option C, glucokinase stimulated by insulin. Option D, pyruvate carboxylase activated by acetyl-CoA. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, fructose 1,6-bisphosphate inhibited by fructose 2,6-bisphosphate। ये जो fructose 1,6-bisphosphate होता है ये fructose 2,6-bisphosphate में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोजेनियोजेनेसिस प्रोसेस। और जो fructose 2,6-bisphosphate है ये ग्लाइकोनेओजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस का जो बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है, और इसका जो एक्टिविटी होता है fructose 1,6-bisphosphate का जो एंजाइम है वो भी रेगुलेट करता है।
तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the high concentration of acetyl-CoA enzyme affect glyconeogenesis, and which enzyme is particularly influenced by metabolite? Option A, it inhibits pyruvate kinase, reducing pyruvate formation. Option B, it activates pyruvate carboxylase, promoting oxaloacetate formation. Option C, it inhibits phosphofructokinase 1, shifting metabolism to gluconeogenesis. Option D, it activates hexokinase, increasing glycolytic flux. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट एक्टिवेट्स पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, प्रोमोटिंग ऑक्सालोएसिटेट फॉर्मेशन. एसिटाइल कोएंजाइम का बारे में मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में बोला ही है. जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इट एक्टिवेट्स द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज व्हिच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सालोएसिटेट, जो कि स्टेप होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में. तो ये एक्टिवेशन है, इट इंश्योर्स ऑक्सालोएसिटेट्स एक्टिविटी, promoting glucose production when energy stores are abundant. Then चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement best explains why fructose 2,6-bisphosphate is a key regulator of glycolysis and gluconeogenesis, and how does insulin influence its level? Option A, it activates phosphofructokinase 1, promoting glycolysis. Insulin decreases its level. Option B, it inhibits pyruvate kinase, slowing down glycolysis. Insulin increases its level. Option C, it inhibits fructose 1,6-bisphosphatase, suppressing glyconeogenesis. Insulin increases its level. Option D, it activates hexokinase, enhancing glucose uptake. Insulin decreases its level. आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है. मैं एक्चुअली इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन आप लोगों को एक स्लाइड में मैं ये देने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले. इससे ये जो जितना भी ऑप्शंस है, इससे भी एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है. तो ये आपका एक एक वन लाइनर जैसा हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इट एक्टिवेट्स phosphofructokinase 1, promoting glycolysis, and insulin decreases its level. जो fructose 2,6-bisphosphate है, it regulates both glycolysis and glyconeogenesis by stimulating phosphofructokinase enzyme. इसके बारे में हमने पहले भी देखा था. It actually suppresses the glyconeogenesis by inhibiting the reverse step from fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate. जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन increases the fructose 2,6-bisphosphate level, promoting glycolysis and inhibiting glyconeogenesis. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. During anaerobic glycolysis, which factor is generated to sustain the process and to which reaction? Option A, NADH lactate dehydrogenase convert pyruvate to lactate. Option B, NADPH glucose 6-phosphate dehydrogenase in the pentose phosphate pathway. Option C, FADH2 succinate dehydrogenase in TCA cycle. Option D, coenzyme A pyruvate dehydrogenase complex. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, NADH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट्स पायरुवेट टू लैक्टेट. यहाँ पे ये रिएक्शन भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं. पायरुवेट और NADH मिलके लैक्टेट और NAD प्लस बनाते हैं. NAD प्लस जो होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू as it is required for conversion of glyceraldehyde T-phosphate to 1,T-bisphosphoglycerate. In absence of oxygen, lactate dehydrogenase catalyzes the conversion of pyruvate to lactate, regenerating NAD plus to NADH. This allows glycolysis to
proceed by maintaining a steady supply of NAD+, ensuring ATP production under aerobic conditions in our body. तो देखते हैं, चलिए आज का next question. How glucagon alter the balance between glycolysis and glyconeogenesis in liver, and which enzyme is most directly affected? Option A, glucagon activates glycogen phosphorylase, promoting glycogenolysis. Option B, glucagon inhibits PFK1, shifting metabolism towards glyconeogenesis. Option C, glucagon increases pyruvate kinase activity favoring glycolysis. Option D, glucagon activates fructose 1,6 bisphosphatase, promoting glyconeogenesis. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. Glucagon activates fructose 1,6 bisphosphatase, promoting glyconeogenesis. Glucagon actually regulates the metabolism by promoting glyconeogenesis and inhibiting glycolysis in the liver. ये इंसुलिन से उल्टा काम करता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. It exerts this effect by affecting signaling cascades that alters enzyme activity. ये इसका की पाथवे एंड एंजाइम मॉड्यूलेशन यहाँ पे शायद मैंने दिया है, आई थिंक. हाँ, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं. और बाकी जो ग्लूकागॉन है, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ये तो मैंने बोल ही दिया है. ये इंसुलिन से उल्टा काम करता है. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज glycogen storage in the liver differ from glycogen stored in muscle, and what is the significance during fasting? Option A, liver glycogen provides energy for muscle contraction during exercise. Option B, muscle glycogen can be broken down to glucose and released into bloodstream. Option C, liver glycogen maintains blood glucose level while muscle glycogen is used only locally for muscle energy. Option D, both liver and muscle glycogen directly support blood glucose level. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, liver glycogen maintains blood glucose level while muscle glycogen is used only locally for muscle energy. जो लिवर ग्लाइकोजन होता है, इट एक्ट एज बॉडीज ग्लूकोज रिजर्वर, ये तो आपको पता ही होगा. ड्यूरिंग और फास्टिंग ये जो ग्लाइकोजन होता है लिवर में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है. और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाके मसल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. बाकी मसल ग्लाइकोजन जो होता है, मसल ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर एनर्जी डिमांड ऑफ द मसल इटसेल्फ. ये दूसरे जगह पे जाके कोई काम नहीं करता है जैसे लिवर ग्लाइकोजन होता है. मसल सेल्स में हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस जो एंजाइम होता है वो नहीं मिलता है, सो they cannot release free glucose into bloodstream. Instead, जो muscle glycogen होता है, it is broken down to glucose 6 phosphate which enters glycolysis to provide ATP locally for the muscle contraction. और fasting में जो liver glycogen होता है, ये crucial होता है for energy in our body. और जो मसल ग्लाइकोजन होता है, ये इंस्टेंटली मसल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. यही इस स्लाइड में लिखा भी हुआ है, आई थिंक. हाँ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं. चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग बाय कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन, which alternative energy substrates become primary fuel for brain and how it is derived? Option A, glucose synthesized from amino acids in glyconeogenesis.
ऑप्शन बी कीटोन प्रोड्यूस फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन लिवर. ऑप्शन सी lactate generated from anaerobic glycolysis. Option D glycerol converted to glucose in Cori circle. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कीटोन प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन द लिवर. हम अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं तो हमारा बॉडी में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होता है. ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि बॉडी का जो एनर्जी डिमांड है वो ग्लूकोज से मीट नहीं हो पाता है. मेनली जो ब्रेन का एनर्जी डिमांड है वो ग्लूकोज से मीट नहीं हो पाता है, तो कीटोजेनेसिस हो जाता है. कीटोजेनेसिस में एक्चुअली लिवर जो होता है, लिवर फैटी एसिड्स को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करवाता है. कीटोन बॉडीज का नाम मैंने यहाँ पे दिया था. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोएसीटेट. ये दोनों हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, जो लिवर का माइट्रोकॉन्ड्रिया है उधर. कीटोन्स जो होता है, कीटोन एक्चुअली ग्लूकोज की तरह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इसलिए ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है. अभी तो वेट लॉस में भी हम लोग कीटोजेनिक डाइट रिकमेंड करते हैं. मतलब ये एक फेमस ट्रेंड चल रहा है कीटोजेनिक डाइट से बॉडी वेट कम करने का. वो भी ऐसा ही प्रोसेस है थोड़ा. तो आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रखते हैं. होप यू लाइक दिस सेशन. ऐसा ही क्वेश्चंस और देखने के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो. ये आपको एम्स, ESIC, RRB जितना भी डाइटिक्स के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में काम आ जाएगा, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनाया गया है. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.